जस्ट 15 क्वेश्चंस का सेट रहेगा। कल रात को जस्ट क्लास के बाद ही मेरे पैर में मोच आ गई और भयंकर दिक्कत है, मतलब तब से। हालांकि बहुत सारे इलाज कर लिए तब से, तो अब मैं खड़े हो पा रही हूँ, अदरवाइज तो वॉशरूम जाने में भी दिक्कत थी। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज कोई और क्लास हुई नहीं है, बट क्योंकि सीटेट इतना पास है तो आपको वो ग्रेजुअल है लर्निंग, तो छुट्टी करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा था, तो मैंने किसी तरह से इसी क्लास के लिए हिम्मत जुट। स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे और मैराथन्स भी करेंगे, तो आपको बस डटे रहना है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। ए कह रहे हैं 54% लोग। ठीक है, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी से सहायता नहीं मिलेगी लिखा है। पहला ऑप्शन है उच्चारण में सुधार, यानी आपको अपने प्रोनाउंसिएशन में अगर सुधार करना है। शब्द संपदा में सुधार करना है, यानी आपका जो वोकैब है वो बढ़ जाए। वर्तनी यानी स्पेलिंग सही क्या है, तो उसके लिए भी आप डिक्शनरी का कई बार प्रयोग करते हैं। लिखावट में सुधार, उच्चारण के लिए आपको पता लग जाता है कि क्या वर्ड है, और कई बार उसमें दिया भी होता है ब्रैकेट में। या आप आजकल की जो मॉडर्न डिक्शनरीज हैं, अगर आप बात करेंगे ऑनलाइन वालों की भी, तो वहां पे ऑप्शन है आपके पास कि कैसे आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। तो उच्चारण में सहायता कहीं ना कहीं मिलती है, नहीं तो लिखा भी होता था जो पुरानी जमाने की डिक्शनरीज होती थी कि इसको ऐसे, उच्चारण इसका ऐसे होगा। ठीक है ना, तो डिक्शनरी उच्चारण में सहायता देती है, ये बात सही है। शब्द संपदा यानी वोकैब में भी हेल्प करेगी, आपके शब्द भंडार को बढ़ाएगी। वर्तनी में सुधार यानी स्पेलिंग में भी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन एक चीज है, लिखावट में सुधार, आपकी राइटिंग या आपकी लिखावट कैसे सुंदर बनाएगी डिक्शनरी, उसका काम ये थोड़ी है। वो वाली बुक्स होती थी ना जिनको आप सुलेख करते थे, है ना, तो लिखावट में सुधार सुलेख से होगा, किसी और तरीके से करेंगे आप, लेकिन डिक्शनरी आपकी लिखावट में सुधार नहीं कर सकती। यानी आपकी राइटिंग सुंदर कैसे बनाएगी डिक्शनरी, है ना। तो इसका आंसर जो है वो डी है। जितना क्वेश्चन नंबर है 2, समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। समग्र भौतिक प्रक्रिया, ये इसको टीपीआर कहते हैं। इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम टॉपिक्स ही हैं, सिलेबस आपका सेम ही है दोनों में। टीपीआर बोले तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स को भौतिक कह रहे हैं। इसमें क्या है, टीचर ने कहा कि इतनी बड़ा एक कुछ था, है ना, या फिर मछली जल की रानी, यानी टीचर ने कहा जो मैं एक्टिविटी करूं उसी के पीछे आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करना है। जो आपको कहा जा रहा है एग्जैक्ट वही चीजें आपको उस निर्देशन के हिसाब से फॉलो करनी है। बात तो सही लग रही है ना। तो टीपीआर में क्या है, विषय अवबोधन में डैश अवबोधन विषय का आधार है। यानी जो समझ पा रहे हैं वो किस बेसिस पे समझ पा रहे हैं, सुन करके समझ पाएंगे या पढ़ करके समझ पाएंगे या बोल करके या लिख करके। तो श्रवण करके, टीचर जो बोलती है उसके पीछे आपको वो एक्टिविटीज रिपीट करनी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फिर जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है। यानी बच्चे किसके लिए, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वो किस चीज में संलग्न होंगे, सरसरी दृष्टि से पठन करेंगे, बारीकी से पठन करेंगे, गहनता के साथ पठन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे? बताइएगा एक बार। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं आनंद के लिए, तो आप जितना चाहे पढ़ते जाते हैं, तो विस्तार के लिए पठन यहाँ सही उत्तर होगा, ना कि आपका गहनता के साथ पठन। गहनता के साथ पठन जब आपको स्पेसिफिकली कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है क्लास में कि आपको पर्टिकुलरली याद करना है आंसर या वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उस तरफ ज्यादा चलेगा जो कक्षा में होगा। जब आप आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो आप विस्तार पे फोकस करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, यानी आप मिक्स कर देते हैं जो संकेत हैं उनको आपस में, जब अपनी सुविधा के अनुसार समझने के लिए भाषा को। किन लोगों में देखे जाएंगे, एकल भाषी लोगों में, तो यहां मिश्रण की संभावना ही नहीं है क्योंकि एक ही भाषा है। द्विभाषी में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में या गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, तो गणना की तो यहाँ बात ही नहीं होगी। तो एक ही बात हमारे पास बचती है कि वो बच्चे जिनको 2 भाषाएं आती हैं, मान लीजिए मदर टंग हिंदी है, स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, तो कई बार संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण कर देते हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं, है ना, मैं चलना बंद करती हूँ, एक जगह खड़ी रहती हूँ। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं इंटरनेट पे ही, हिंदी और इंग्लिश सबका मिश्रण बना करके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी बेसिक जो यूनिट है लैंग्वेज की,
बताइएगा एक बार, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज एक तरह से ये पूछा है हमसे, आधारभूत इकाई। ये कह रहे हैं 46% लोग, यानी भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम है। इसको हम क्या कह देते हैं, फोनीम कह देते हैं, स्मॉलेस्ट इकाई है ये, ठीक है। आकृति, मॉर्फीम, लेखा क्षेत्र, भाषा विषय नहीं, स्वनिम है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये कहता है बहुविकल्पी प्रश्न, क्लॉज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा ये है, एमसीक्यू की बात हो रही है, ठीक। क्लॉज परीक्षण होता है कि बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं, तो वो भी क्लॉज परीक्षण हो गया। निम्नलिखित का मिलान कर लो, साइड ए है साइड बी है, मिलान करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्रों में या परीक्षणों में ही इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आप अपने भी एग्जाम में देख लीजिए, तो यहाँ पे मिलान की भी बात आती है कई बार फिल इन द ब्लैंक के, अच्छा इसकी जगह पे जैसे कल हम एनईपी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है, तो वो क्लॉज की तरह काम करेगा, ठीक। पत्र लेखन, मौलिक निबंध नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। समानार्थी बोले तो सिनोनिम, यानी जो समान अर्थ रखते हो, और विपरीतार्थी बोले तो ऑपोजिट वर्ड्स। बताइएगा एक बार और जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग, यानी यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो शब्दकोश में सिर्फ समानार्थी या विपरीतार्थी होते हैं क्या, और भी चीजें होती होंगी, है ना। संकलन शब्द समूहों का सूचीकोश या उच्चारण निर्देशिका, तो इसका जो आंसर है वो है शब्द समूहों का सूचीकोश। यानी आपने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सारणी ले ली है जिसमें एक तरफ लिखे हुए विपरीतार्थी, एक तरफ लिखे हुए समानार्थी, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो गया जो शब्द कोश से भी, क्योंकि डिक्शनरी में भी कई बार नाउन फॉर्म है और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो गिवन होती है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी की हो रही थी, तो सी ऑप्शन ज्यादा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिएगा इसको समझिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। यानी वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल, यानी बच्चे क्या हैं, लैंग्वेज के गेम्स खेल रहे हैं जिससे उनके क्या सुधारने में मदद मिलेगी। पहेलियां पूछी जा रही हैं उनसे एक तरह से, तो पठन, शब्द संपदा, लेखन या वाचन। देखिएगा एक बार और बताइए, फटाफट से बताइएगा। पहेलियों की बात हो रही है, तो खेल विद्यार्थियों की किस चीज को सुधारने में मदद करेंगे। बेसिकली उनके पास ज्यादा शब्द होंगे, शब्द भंडार उनका बेहतर हो जाएगा, शब्द संपदा उनकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पहेलियां जरूरी नहीं है पढ़ के लिख के या बोल करके ही उनको यूज करनी है, वो सुन रहे हैं और उससे उनका शब्द बेहतर हो रहा है। अगर पढ़ भी रहे हैं तब भी शब्द भंडार बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो जो टीचर हैं सुधीना जी, वो कक्षा 1 में भाषा यानी लैंग्वेज को पढ़ाती हैं, और कविता और शिशु गीत जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, पोएम्स और बाल गीत टाइप, उनको पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को डैश को पुष्ट कर रहे हैं, किसको, श्रवण एवं वाचन को, वाचन एवं पठन को, श्रवण एवं पठन को, या फिर पठन एवं लेखन को। बताइएगा एक बार। 76% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन है। अगर हम बात करें 74% लोग कह रहे हैं श्रवण एवं वाचन, जो कि सही है। भाई जब आप किसकी बात हो रही है, कविता और शिशु गीत सुन रहे हैं, पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें पहले वो सुनते हैं मतलब श्रवण कौशल बेहतर होगा, फिर दोहराते हैं मतलब वाचन यानी बोलना कौशल बेहतर होगा, वाचन मतलब स्पीकिंग स्किल्स। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे नो डाउट सही है, क्योंकि पहले वो सुन रहे हैं, तो यहाँ पे वाचन बाद में नहीं आ सकता, पहले श्रवण कौशल बेहतर होगा, क्योंकि पहले सुन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं या दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। ये कहता है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है या करती है, वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। यानी जब आप एक विद्यार्थी है मान लीजिए, और आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने भावना, अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये किस तरह का फंक्शन है लैंग्वेज का, ये पूछा, फटाफट से बताइए। तो डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है, सी ऑप्शन 39%। सी ऑप्शन 39% लोग व्यंजक और अर्थपूर्ण प्रकार का, बिल्कुल
कि आप भाषा का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए, तो मीनिंगफुली आप लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं। सिर्फ सूचनाओं का या निर्देश देने के लिए या विकास मूलक ऐसा नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, मीनिंगफुली लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। श्री जगबीर की बात हो रही है, टीचर हैं श्री जगबीर। श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। जगबीर क्या है, टीचर हैं, कक्षा 2 में है। ठीक, श्रुतलेख यानी जिसको हम इमला कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं, तो बच्चे सुन करके लिख रहे होंगे श्रुतलेख में, तो यही होता है ना, डिक्टेशन। ठीक, तो बी कह रहे हैं 74% लोग। तो श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख यानी डिक्टेशन, जिसमें बच्चे सुन करके लिख रहे हैं, इमला कहते थे जिसको, अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। किसमें, लेखन और श्रवण में या श्रवण एवं लेखन में? पहले विद्यार्थी सुनेंगे, जब श्रुतलेख का मतलब है सुन करके लिखना, तो पहले बोला कि एक चिड़िया थी, तो बच्चे ने पहले सुना और फिर लिखा, तो श्रवण और लेखन दोनों बेहतर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले लिखा और, तो ये ए नहीं हो सकता, इसका आंसर बी सही होगा। पठन एवं लेखन, पठन एवं लेखन से ज्यादा क्या है यहाँ, सुनना और लिखना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, यानी आपकी रीडिंग को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता या दिव्यांगता क्या है, ये पूछा है हमसे, फटाफट से बता दीजिए। बी ऑप्शन 82% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता पठन वैकल्य है या वैफल्य भी कह देते हैं, जिसको डिस्लेक्सिया कहते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन सीडीपी में भी मिलेगा, ये आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, तो डिस्लेक्सिया के आसपास 3-4 नंबर का काम आपका हो जाएगा। तो ये लेखन वैफल्य नहीं, लेखन वैफल्य डिस्ग्राफिया होता है, यानी जब लिखने में दिक्कत हो, यहाँ पढ़ने की दिक्कत है, तो पठन वैकल्य है। गणन वैकल्य कैलकुलेशन वाला डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, आचरण जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, और 2 क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास जल्दी खत्म करेंगे। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही हैं, यानी टीचर हैं सुश्री परवीन और वो पढ़ाती हैं अपनी कक्षा में, और अपेक्षा की जाती है कि जो वो पढ़ा रही हैं बच्चे पीछे पीछे दोहराएं। तो वो किसका अनुसरण कर रही हैं, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, पूरा करने की ड्रिल का, या कक्षा में विकल्प ड्रिल का? ना तो यहाँ विकल्प दिया जा रहा है, ना यहाँ कुछ पूरा करना है, ना बात करनी है आपस में, जो सुना है उसी को दोहराना है। इसका मतलब क्या हो गया, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। लैंग्वेज में कई बार ड्रिल का प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है, तो सेम चीज रिपीट कर रहे हैं बच्चे ताकि उच्चारण बेहतर हो सके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ये आ गया आपका सस्वर पठन गतिविधियां। सस्वर पठन गतिविधियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो सस्वर पठन गतिविधियां डैश हैं, बताइएगा। पढ़ाना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक हैं, यानी जिनको पढ़ाना सिखा रहे हैं उनके लिए। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए अब लाभदायक नहीं है। केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, या फिर पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा, तब जाकर के हम आपको कोई और बात कर पाएंगे। ए कह रहे हैं 88% लोग। चलिए समझते हैं। सस्वर पठन जिसको हम क्या कहते हैं, सस्वर मतलब लाउड रीडिंग, जब आप प्रॉपर सुर लय ताल के साथ पढ़ रहे हैं, है ना, तो पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक होता है, या पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है? भाई क्यों नहीं है लाभदायक, है ना? जब टीचर आप जाते हैं, मछली जल की रानी थी है ना, जीवन उसका पानी है, तो स्वर के साथ पढ़ रहे हैं टीचर, तो इंटरेस्ट आता है बच्चे को जो पढ़ना सीख रहा हो उसके लिए, है ना। उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए तो सस्वर की जरूरत नहीं, फिर तो आप गहनता से पढ़ने के लिए आप मन में मौन पठन करते हैं। सस्वर तो उच्चारण वगैरह और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए लाया जाता है, तो जो पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्वर पठन। ठीक, सस्वर मतलब लाउड रीडिंग, और मौन पठन गहनता से पढ़ने के लिए यानी साइलेंट रीडिंग। तो आपको ज्यादा डिटेल में जाना होता है तो आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, जैसे आप अभी बड़े हो चुके हैं, और छोटे बच्चों के साथ डील करने में आपको लाउड रीडिंग का प्रयोग करना होता है सस्वर पठन का। क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए आखिरी है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? उपचारात्मक आप समझते हैं ना, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, बताइएगा रेमेडियल टीचिंग। और डायग्नोस करके रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। डायग्नोस्टिक होती है क्या, निदानात्मक परीक्षण, पहले निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे। इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं होगी। देखो बी ऑप्शन 61% लोग कह रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण किस स्थिति में दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं तब,
विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तब, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं तब, या विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। भाई उपचार कब दिया जाता है, ये कितनी बार हमने डिस्कस किया है। डी के बाद आर आएगा, यानी पहले डायग्नोस करेंगे, निदान यानी गैप का पता लगाएंगे और फिर रेमेडी देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो गैप पता लग गया हमें, अब हमें रेमेडी देनी है। तो जो निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण है वो कब दिया जाएगा, जब बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है, जब वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन है।